सच में यह छुट्टियां तो हम जैसों के लिए तो है ही नहीं। अजीब दास्तान है कि यहाँ सब एंजॉय करें, घूमने जाएं परिवारों के साथ, और यहाँ हम बैठकर फाइलें देखें, स्टेटस देखें, कस्टमर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें, और तो और बड़े बड़े सर मैडम की भी डांट खाएं। सर जी, आपकी चाय। अब तू चाय ला रहा है? और बता, यह एसी क्यों नहीं काम कर रहा है? जरा बटन चालू कर फिर से। अच्छा सुन, जाते वक्त केबिन में नीलिमा मैडम दिखे तो उनको भी बुला देना, उनसे ज़रूरी काम है। जी सर, कहकर राजू चला गया, लेकिन तुरंत ही लौट कर आया। वो सर जी, नीलिमा मैडम तो 4 दिन की छुट्टी लेकर गई हुई हैं। ओके ओके, कोई बात नहीं, जाओ। और राघव को बुला दो। एक छोटी सी मीटिंग ख़त्म करने के बाद नीरज अपना फ़ोन लेकर बैठ गया। अपनी पत्नी रेशमा को उसने फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन आउट ऑफ कवरेज दिखा रहा था। यह रेशमा भी ना, या तो इसका फ़ोन आउट ऑफ कवरेज रहेगा या तो यह किसी से बात करती रहेगी। अपने पति की तो मैडम साहिबा को ज़रा भी फिक्र ही नहीं है। नीरज अब घर के लैंडलाइन पर फ़ोन करने लगा। हेलो अंशु बेटा, मम्मी कहाँ है तुम्हारी? ज़रा उनको बुलाओ। पापा, वह मम्मी तो शॉपिंग करने गई हुई हैं। उन्होंने कहा था कि 1 घंटे में आ जाएंगी, लेकिन घर अभी तक नहीं आई। अच्छा ठीक है बेटा, रखो फ़ोन, घर पर ही मिलते हैं। ऑफिस से निकलते वक्त नीरज ने अपनी घड़ी पर नज़र डाली। 8 बज रहे थे, लेकिन अभी तक रेशमा ने उसे फ़ोन नहीं किया। कार में बैठते ही नीरज का फ़ोन अचानक बज उठा। देखा तो अनजान नंबर था। जी हेलो। लेकिन सामने से कुछ देर को चुप्पी छाई हुई थी। हेलो, कौन बोल रहा है? लेकिन पल भर में ही फ़ोन कट गया। दोबारा जब उसी नंबर से फ़ोन आया तो नीरज खींच कर बोला, हेलो, क्या काम है आपको और कौन हैं आप? आप नीरज बोल रहे हैं ना? जी, मैं नीरज ही बोल रहा हूँ, लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? देखिए नीरज जी, यह मैटर नहीं करता कि मैं कौन बोल रहा हूँ, लेकिन मैं क्या बोलने जा रहा हूँ यह मैटर ज़रूर करता है आपके लिए और आपके बेटे के लिए। देखो मिस्टर, जो कुछ भी कहना है साफ साफ कहिए, वरना मैं फ़ोन काट रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बेफिजुल बातें सुनने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। ओके ओके, तो कान खोल कर सुनिए। आपकी पत्नी का चरित्र बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप जल्द से जल्द उसे छोड़ दें, वरना आप बहुत पछताएंगे। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? ज़्यादा बकवास ना करना, वरना होश ठिकाने लगा दूंगा। तुम किस आधार पर ऐसी वाहियात बातें कर रहे हो? तुम्हारे पास क्या सबूत है इस बात का? नीरज जी, मैं आपको पहले सूचित कर रहा हूँ ताकि आप समय से पहले सचेत हो जाएं। फैलते फैलते खबर आप तक पहुँची तो आपकी ही बदनामी होगी। और एक बात और, सबूत तलाशना मेरा काम नहीं है। आपका घर अयासी का अड्डा बन चुका है। सबूत तुम खुद तलाश करो। और फ़ोन काट दिया गया। फ़ोन करने वाले की बात पर उसे यकीन ना आना स्वाभाविक था। इतने वर्ष हो चुके थे उसके विवाह को। एक बेटा भी था जो भी स्कूल में पढ़ रहा था। सुखी दाम्पत्य जीवन था उनका। ऐसे में उसकी पत्नी के बहकने का कोई कारण भी तो नहीं था। घर में सारी सुख सुविधाएं मौजूद थीं। स्वयं का घर था, अच्छा सैलरी था, अच्छी नौकरी थी उसके पास। लेकिन कोई उसे इस तरह फ़ोन क्यों करेगा? उसकी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। अब क्या करूं? दिमाग में बैठे शक को कैसे साबित करें? रेशमा की हाव भाव व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं था। जैसी वह पहले थी वैसे अब भी है। नीरज घर पहुंचकर बिल्कुल सामान्य था, लेकिन अगले दिन ऑफिस में बड़ा बुझा बुझा सा था। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव देखकर उसके सबसे घनिष्ठ मित्र अशोक ने पूछा, क्या बात है नीरज, कोई परेशानी हो तो कहो। अशोक उसका सबसे निकटवर्ती मित्र था। दोनों अपनी परेशानियां, अपने दुख एक दूसरे को बताकर मन हल्का करते थे। बचपन में साथ में पढ़े लिखे, साथ में खेले और आज एक ही ऑफिस में कार्यरत थे। फ़र्क सिर्फ इतना था कि वह जिस ऑफिस में मैनेजर था, अशोक उसी ऑफिस में अकाउंटेंट था। कुछ नहीं, पारिवारिक कारण है, नीरज ने टालने के अंदाज में कहा।
बताकर करता भी क्या। थोड़ी देर के लिए मन हल्का हो जाता और यह डर बढ़ जाता कि उसे बात पता चली तो वह किसी न किसी से कहेगा जरूर, चाहे वह कितना भी घनिष्ठ मित्र हो। किसी से न कहने की कसम भी उठा ले तो भी ऐसी बातें आदमी अपने तक रख ही नहीं सकता। नीरज दुखी था, उदास था। उसके दिलो दिमाग में भयंकर झंझावत चल रहे थे। पर न घर में मन लग रहा था न ऑफिस में। वह करे तो क्या करे, इस सच्चाई का पता कैसे लगाए। किसी को तो बताना पड़ेगा, तभी तो कोई रास्ता मिलेगा और मन हल्का भी होगा ना। आखिर कब तक वह अंदर ही अंदर घुटता रहेगा, फिर समाधान निकलेगा कैसे। नहीं, किसी को बताने पूछने से पहले उसे इस बात को प्रत्यक्ष देखना होगा। कभी कभी आंखें भी धोखा खा जाती हैं। फिर यह तो किसी की फ़ोन पर दी गई खबर मात्र है जो गलत हो सकती है। नीरज अब बिना बताए बेटाइम घर आने लगा और घर भी इस तरह आता जैसे दबे पांव कोई चोर घुसता है। अचानक घर आने से नीरज की पत्नी के चेहरे पर बेचैनी सी दिखाई देने लगी। हालांकि घर में उस समय कोई नहीं था, लेकिन पत्नी रेशमा के चेहरे पर आई हड़बड़ाहट ने उसके शक को यकीन में बदल दिया। रेशमा ने पूछा, अचानक कैसे जी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? क्यों, क्या मुझे अपने घर आने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी? पहले तो कभी नहीं आए दोपहर में, वह भी ऑफिस के समय पर। मेरे आने से तुम्हें कोई तकलीफ है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले कभी नहीं हुआ ना ऐसा, इसीलिए पूछ लिया। पहले तो बहुत कुछ नहीं हुआ जो अब हो रहा है, नीरज ने कड़वाहट भरी स्वर में कहा। रेशमा ने कोई उत्तर नहीं दिया। नीरज ने बारीकी से बेडरूम का आंखों से मुआयना किया, लेकिन सब कुछ ठीक था अपनी जगह पर। वह पलंग पर लेट गया। शायद किसी अन्य व्यक्ति का कुछ देर पहले होने का, उसके जिस्म की गंध का कुछ अनुमान मिले, किंतु वह स्त्री नहीं था। इन बातों को औरत की छठी इंद्रियां भांप लेती हैं। तभी उसे तकिए के पास एक मोबाइल नजर आया। यह मोबाइल किसका हो सकता है? नीरज ने मोबाइल उठाया ही था कि अचानक चाय लेकर रेशमा कमरे में आ गई। उसने तीव्रता से मोबाइल यह कहकर ले लिया कि मेरी सहेली का मोबाइल है, जल्दी में छूट गई होगी। अगर तुम्हारी सहेली का मोबाइल है तो चील की तरह झपट्टा मारकर क्यों छीना? मैंने झपट्टा नहीं मारा, सहज ही लिया है। तुम तिल का ताड़ बनाने लगे हो आजकल, रेशमा ने संभल कर उत्तर दिया। तुम्हारी सहेली आई थी? हाँ। तुमने बताया नहीं? अरे वह तो अक्सर आती है, इसमें बताने वाली क्या बात है, रेशमा ने सहज होकर उत्तर दिया। नीरज पूछने ही वाला था कि तुम्हारी सहेली का नाम क्या है, लेकिन वह यह सोचकर चुप हो गया कि पूछताछ से पत्नी को शक हो सकता है, फिर वह सावधान हो जाएगी। नीरज ऑफिस में अपनी सीट पर काम कर रहा था, तभी मोबाइल की घंटी बजी। उस तरफ से वही स्वर सुनाई दिया, नीरज जी। बहुत चालाक है तुम्हारी बीवी, उसे पकड़ना है तो ऐसा समय चुनो जब तुम्हारा बेटा स्कूल में हो। यदि इतने शुभचिंतक हो तो तुम ही बता दो कि कौन कब आता है। बीवी तुम्हारी बेवफाई करे और जानकारी मैं दूं, तो फिर फ़ोन करके खबर क्यों देते हो? रंगे हाथ पकड़ोगे तो कोई बहाना नहीं बना पाएगी, वरना स्त्री चरित्र है, रो धोकर स्वयं को सच्चा और जमाने को झूठा साबित कर देगी। अच्छा एक बात बताओ, तुम क्या मेरे घर की चौकीदारी करते हो? तुम्हें कैसे पता कि घर में कौन आता है, क्यों आता है? नीरज ने चिढ़कर कहा। दूसरी तरफ से हंसी की आवाज़ आई और फ़ोन कट गया। नीरज सोचता रहा और एकदम से उसके दिमाग में आइडिया आया। रेशमा को लगे कि वह घर पर नहीं है, किंतु हो वह घर पर है। दूसरे दिन सुबह उसने अपनी योजना को दिशा देना शुरू कर दिया। उसने कार स्टार्ट की, फिर बंद की, फिर स्टार्ट की, फिर बंद की। इस तरह उसने कई बार किया, फिर झल्ला कर कहा, कार स्टार्ट नहीं हो रही है, मैं बाहर सड़क से ऑटो ले लूँगा। रेशमा उस वक्त बाथरूम में पहुँच चुकी थी। उसने कहा, दरवाज़ा अटका कर चली जाना, मैं बाद में बंद कर लूँगी। नीरज ने ज़ोर से दरवाज़ा खोला, फिर ज़ोर से खींचकर बंद किया और बाहर जाने की बजाय बेडरूम में रखी बड़ी अलमारी के पीछे छिप गया। अपने ही घर में छिपना कितना पीड़ादायक होता है, अपनी पत्नी को रंगे हाथ पकड़ना।
बेटा पहले ही स्कूल जा चुका था। अब उसे सांस रोके छिपकर खड़े इंतजार करना था उस भीषण दृश्य का। नीरज ने मन ही मन सोचा, यदि उसकी पत्नी ने उसे देख लिया तो क्या सोचेगी उसके बारे में, और यदि यह सच ना हुआ तो वह अपनी ही नज़रों में गिर जाएगा। विचारों की ऊहापोह में उसे पता भी ना चला कि उसे दम साधे खड़े हुए कितना वक्त गुजर चुका है। काफ़ी समय तक उसे अपनी पत्नी के इस कमरे में आने जाने की आहट मिलती रही। फिर अचानक पत्नी के मोबाइल की रिंगटोन सुनाई दी। रेशमा ने मोबाइल उठाया। उस तरफ से कौन बोल रहा था, क्या बोल रहा था, यह उसे रेशमा की बातों से समझ आ गया। रास्ता साफ है, गाड़ी चालू नहीं हो रही थी, पैदल ही निकल गए। लेकिन जरा चौकस रहना, मुझे लगता है उसे शक हो गया है। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। फिर रेशमा गुनगुनाने लगी, आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बनके। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। फिर एक आकर्षक युवक ने बेडरूम में प्रवेश किया। तुम घबराना मत, युवक ने उसे धैर्य बंधाया। रास्ते का कांटा बनेगा तो कांटे को निकाल फेंकना मुझे आता है। तुम कुछ भी कर दोगे, इतना प्यार करते हो मुझे, रेशमा ने उस युवक से लिपटते हुए कहा। नीरज का खून खौलने लगा। उसके दिल में आया कि कहीं से एक रिवॉल्वर का इंतज़ाम करे और दोनों को गोली से उड़ा दे। यही सज़ा है दोनों की। किंतु खौलता हुआ रक्त उसे जमता हुआ जान पड़ा। उसके हाथ पैर कांपने लगे। झूठ की ताकत का भी जवाब नहीं, कितनी बेवफाई और ताकत से भरा हुआ था। बेचारा सच अपने ही घर में छिपा हुआ था। फिर मिलने का वादा करके युवक चला गया और रेशमा ने कमरा ठीक ठाक किया। वह बिस्तर पर लेट गई। लेटते ही उसके खराटे कमरे में गूंजने लगे। दरवाजा को आहिस्ता से खोलकर नीरज बाहर निकल गया। जो उसने देखा, जो उसने भोगा, उस मृत्यु तुल्य कष्ट में उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। ख़त्म कर दे दोनों को और जेल जाए जीवन भर के लिए, या खुद को ख़त्म कर ले और पीछा छुड़ाए इस टूटे हारे धोखा खाए जीवन से। किंतु दोनों ही स्थितियों में उसके बेटे का क्या होगा, इन लोगों का क्या है, इन्हें तो खुली छूट मिल जाएगी। किंतु सजा भुगतेगा उसका बेटा, नष्ट हो जाएगा उसके बेटे का भविष्य। उसे लगा कि अब चाहे जो भी हो, उसे अशोक से बात करनी ही चाहिए कि वह आगे क्या करे। ऐसे ही चलने दे, आँख पर पट्टी बांध कर जीना शुरू कर दे, सब बातों से अनजान बना रहे। उसे लगा कि अशोक को बता देना चाहिए, कोई तो हो इस मुश्किल घड़ी में अपना। उसने अशोक को सब कुछ बता दिया। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उसका कहना जारी रहा और अशोक ने सब सुनने के बाद अफसोस जताते हुए कहा, हर समस्या का हल है। तुम क्या चाहते हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नीरज ने विषाद भरी स्वर में कहा। तो चलो मेरे साथ, अशोक ने कहा और बिना प्रश्न पूछे नीरज उसके पीछे छोटे बच्चे की तरह चल पड़ा। नीरज को अशोक एक कॉफ़ी हाउस में ले गया और उससे कहा, मैं जो पूछूं सच सच बताना। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, एक अच्छा समाधान निकालने की कोशिश करूँगा। पूछो, तुम्हारे अंदर कोई कमी है? मेरा मतलब, कमी होती तो मेरे साथ वह इतना लंबा समय ना बिताते। मत भूलो कि मैं एक बच्चे का बाप भी हूँ। यह सब कब से चल रहा है मुझे पता नहीं। अच्छा, तुम्हें कैसे शक हुआ? किसी ने फ़ोन पर जानकारी दी जो सही निकली। हाँ, तुम क्या चाहते हो? मैं उन दोनों को ख़त्म करना चाहता हूँ। यह मूर्खता होगी। तो तुम बताओ क्या करूँ मैं? मेरे ख्याल से तुम्हारा इस संबंध में अपनी पत्नी से बात करना उचित नहीं होगा। यदि तुम बिना सबूत के तलाक देने की बात करोगे तो हो सकता है तुम्हारी पत्नी तुम्हें दहेज प्रताड़ना के केस में अंदर करवा दे। मेरा एक मित्र है जो जासूसी का काम करता है, उसके पास चलते हैं। एक बार सबूत हाथ लग गए तो फिर तुम जैसा चाहो करो। तो चलते हैं तुम्हारे जासूस मित्र के पास। इस समय नीरज और अशोक डिटेक्टिव एजेंसी में बैठकर जासूस को सारी बातें सुना रहे थे। पूरी बात सुनने के बाद जासूस ने अपनी फ़ीस 10,000 रुपये एडवांस बताई और सबूत मिलने के बाद 30,000 रुपये जो नीरज ने मंजूर कर लिए। लेकिन आप सबूत जुटाएंगे कैसे? नीरज ने पूछा। नीरज ने सोचा, क्यों ना सबसे पहले रेशमा के आशिक की पत्नी को सच बताया जाए। जब उसकी पत्नी को अपने पति के करतूत के बारे में पता चलेगा तो
वह अपने पति के विरुद्ध कठोर कदम उठाएगी। हो सकता है इसे रेशमा और उसके आशिक के संबंध टूट जाएं। नहीं भी टूटते तो कम से कम जो तकलीफ मैंने सही है यह उसके आशिक को भी भुगतनी पड़ेगी। उसने मेरा घर तोड़ने की कोशिश की, मैं उसका घर तोड़कर कुछ तसल्ली तो महसूस करूँगा। और वह जासूस के दिए पते पर रेशमा के आशिक के घर पहुँचा। रेशमा के आशिक का नाम सचिन था। कॉलेज में वह रेशमा के साथ पढ़ता था। उसकी पत्नी घरेलू महिला थी। उसकी 2 बेटियां थीं। रेशमा से उसका प्रेम कॉलेज में था। शादी के बाद सोशल साइट के जरिए वह प्रेम अवैध संबंधों में परिणत हो चुका था। नीरज को जासूस द्वारा दी गई जानकारी से यह भी पता चला था कि दोपहर में सचिन ऑफिस में या उसके घर में होता है। ऑफिस में 1 घंटे काम करने के बाद नीरज सचिन के घर पहुंचा। दरवाज़ा सचिन की पत्नी ने खोला। नीरज ने अपना परिचय देकर थोड़ा समय मांगा। इस थोड़ी सी समय में उसने सीढ़ी दिखाई और जानकारी सारी दी। सचिन की पत्नी रेशमा से अधिक सुंदर और शिक्षित थी। नीरज द्वारा दी गई जानकारी से उसका चेहरा उदास और गुस्से में बदल गया। नीरज और अशोक वापस आ गए। दूसरे दिन नीरज जासूस को अपना मित्र बनाकर घर ले गया। उसकी पत्नी रेशमा जब किचन में गई तब जासूस ने खुफिया कैमरा लगा दिया। दूसरे दिन की शाम को नीरज ने कैमरा जासूस को सौंप दिया। तीसरे दिन जासूस ने सबूत बनाकर नीरज को सीडी सौंप दी। उसके आशिक का नाम, काम धाम सबका ब्यौरा बना कर दे दिया। नीरज ने बकाया 30,000 रुपये धन्यवाद सहित जासूस को सौंपे। सबूत और जानकारी हाथ लगते ही नीरज को अंदर ही अंदर तसल्ली मिली और साथ में ताकत भी। जैसे आप ऑफिस में मैनेजरी करते हैं। अरे भाई, मेरा यही तो काम है, यही मेरा पेशा है। आप मुझे अपने घर किसी बहाने से ले जाएंगे, मैं घर में तुम्हारे बेडरूम में कैमरा लगा दूंगा गोपनीय तरीके से। फिर दूसरे दिन तुम्हें कैमरा निकाल कर मुझे वापस करना है। मैं तुम्हें तुम्हारी पत्नी और उसके आशिक की पूरी जानकारी दूंगा। इस सबूत के आधार पर तुम्हें जो कदम उठाना हो उठा सकते हो। तलाक लेना हो, चाहे पत्नी को सबूत देकर सुधरने के लिए एक मौका देना हो। एक बात पूछूं जासूस भाई, नीरज ने दीनता से कहा। ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें पत्नी को चरित्रहीनता के आधार पर सजा दिलवाई जा सके? जासूस ने नीरज के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। नहीं दोस्त, ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें शादीशुदा स्त्री की चरित्रहीनता पर कानून की कोई धारा लग सके। आप अपने पति को क्या सजा देंगी मैडम? नीरज ने मासूमियत से पूछा। कुछ देर शांत रहकर सचिन की पत्नी साधना ने कहा, घर वालों की मर्जी के खिलाफ मैंने लव मैरिज की। अब किस मुंह से अपने पति की करतूत बताऊंगी? शादी के कुछ समय बाद ही मुझे अपने पति के चरित्र के बारे में पता चल गया था, लेकिन मैं क्या कर सकती थी और अभी भी क्या कर सकती हूँ? मेरी 2 बेटियाँ हैं, मुझे अपना घर भी बचाना है। आप तलाक दे सकती हैं, नीरज ने कहा। मैं अपने पति को तलाक की गोली से मारूं या बंदूक की गोली से? घर तो मेरा ही टूटना है। मेरा विवेक तो यही कहता है कि सुबह का भूला शाम को घर आ ही जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कुछ दिन नाराज रह सकती हूँ, पति को मार तो नहीं सकती। तलाक के बाद मैं क्या करूँगी? 2 बेटियों को अकेले पालना संभव नहीं है मेरे लिए। किंतु आप तो मर्द हैं, अच्छी खासी नौकरी है आपके पास, आप क्यों नहीं छोड़ देते अपनी पत्नी को? मेरा भी एक बेटा है, नीरज ने कहा। जब आप पुरुष होकर सह सकते हैं अपने बेटे की खातिर, तो मैं तो स्त्री हूँ। बातचीत का जो नतीजा नीरज चाहता था वह नहीं निकला। नीरज इस वादे के साथ विदा हुआ कि उनके मध्य जो बातचीत हुई उसके जिक्र में नीरज का नाम ना आए, क्योंकि उसे कुछ तो करना ही है अपनी पत्नी को सजा देने के लिए। मालूम पड़ने पर कहीं वे सतर्क और बेरहम ना बन जाएं उसके प्रति। नीरज जैसे लोग बंदूक चलाने के लिए दूसरे का कंधा तलाशते हैं ना, ऐसे लोग प्रत्यक्ष हमला करने से डरते हैं, चाहे उसकी जान पर क्यों ना बनाए। सचिन की पत्नी साधना से उसके मिलने की यही वजह थी कि साधना कुछ ऐसा करे पति की बेवफाई से नाराज होकर सचिन का घर टूट जाए। लेकिन साधना के उत्तर से उसका यह दाव खाली गया। अब उसने दूसरा तरीका यह अपनाया कि वह अपने ससुर
जिलेदार से इस बाबत बात करने पहुंचा। सबसे पहले उसने सीडी की एक कॉपी थमा कर कहा, बाबूजी, यह रहा रेशमा के विरुद्ध ठोस सबूत। आपकी बेटी ने मुझे धोखा दिया है, मेरे साथ विश्वासघात किया है। आप बताइए मैं क्या करूं? जिलेदार ने कहा, तुम मेरे दामाद हो, मैं तुमसे अपनी बेटी की हरकतों के लिए माफ़ी मांगता हूँ, किंतु बेवफाई मेरी बेटी ने नहीं, तुम्हारी पत्नी ने की है। शादी के बाद बेटी पराई हो जाती है। मैं अपनी बेटी तुम्हें सौंप चुका हूँ और इस बात को कई वर्ष हो चुके हैं। तुम्हारी सास अब इस दुनिया में नहीं है, नहीं तो उससे कहता कि बेटी से कुछ बात करे। मैं पिता हूँ, मेरा इस मसले को लेकर बेटी से कुछ कहना ठीक नहीं होगा। अपनी पत्नी को कैसे राह पर लाना है, उसके बहके हुए कदमों को कैसे संभालना है, यह अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। फिर भी तुम कहते हो तो मैं उसे समझाऊंगा। नीरज को यहाँ से भी निराशा हाथ लगी। पिता ने अपनी बेटी को फ़ोन पर समझाया कि अपना घर, अपना पति, बच्चे, एक औरत के लिए सब कुछ होना चाहिए। तुम जिस रास्ते पर चल रही हो वह विनाश का रास्ता है। अभी भी वक्त है, गलत रास्ते के पीछे मत दौड़ो। लेकिन वासना में डूबा व्यक्ति कहाँ समझ पाता है। रेशमा को समझ में आ गया कि उसके पति को उसके अवैध संबंधों की पूरी जानकारी है। उसने अंतिम फैसले के उद्देश्य से सचिन को फ़ोन लगाकर संबंधों की खुलती पोल के विषय में जानकारी देते हुए कहा, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? बहुत। क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो? मैं शादीशुदा हूँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं। तुम भी शादीशुदा हो और एक बच्चे की माँ हो। मेरी पत्नी को भी हमारे संबंधों की जानकारी हो चुकी है। तुम अगर सच में मुझसे प्यार करते हो तो मेरे प्यार की खातिर छोड़ दो सब कुछ। मैं भी तुम्हारे लिए सब छोड़ने को तैयार हूँ। भगा ले जाओ मुझे और कर लो मुझसे शादी। मैं अपनी पत्नी और बेटियों को नहीं छोड़ सकता। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन शादी नहीं कर सकता। तो संबंधों को आगे बढ़ाया क्यों? मैंने शादी का कभी तुमसे वादा नहीं किया, ना हमारे बीच में कभी कोई शादी की बात हुई। संबंध रखना हो तो ठीक, अन्यथा ऐसे रिश्ते को समाप्त कर लो। फिर मैं तुम्हारी क्या हुई? रखेल, मन बहलाने का साधन? जैसा तुम समझो। तुम्हारे लिए मैं अपना घर नहीं तोड़ सकता। दिल बहलाना और बात है, शादी करना बहुत बड़ी बात है। तुम मुझे धोखा दे रहे हो। मैं तुम्हें नहीं, अपनी पत्नी को धोखा दे रहा हूँ और तुम अपने पति को। जब तुम अपनी पत्नी की नहीं हुई तो तुमसे मैं कैसे वफा की उम्मीद रखूं? मैं तुमसे अभी और इसी वक्त संबंध तोड़ता हूँ। इतना कहकर सचिन ने अपना मोबाइल बंद कर दिया। शिट, ये मैंने क्या कर दिया? बहके हुए जज्बातों ने पूरे जीवन पर ग्रहण लगा दिया। कैसे सामना करूंगी अपने पति का? एक गलत कदम ने अर्श से फर्श पर लाभ पटका मुझे। ना मैं अच्छी माँ बन सकी, ना अच्छी पत्नी। अब क्या होगा? कौन सी विपत्ति आती है, इसका बस इंतज़ार किया जा सकता है। पति के पास मेरी चरित्रहीनता के पूरे सबूत हैं। यह क्या कर दिया मैंने? अपने हाथों से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। अपने हाथों से अपना ही घर जला दिया। तभी फ़ोन की घंटी बजी। उसने फ़ोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, पति छोड़ दे तो मैं तुम्हें रखने को तैयार हूँ। उसने फ़ोन ज़ोरों से पटक दिया और चीखी, मैं वो नहीं हूँ जो तुम मुझे समझ रहे हो। तो क्या हो? आवाज़ की दिशा में पलटकर देखा रेशमा ने। सामने नीरज खड़ा था और पूछ रहा था, तो क्या हो? रेशमा पति के पैरों पर गिर गई। उसने रोते हुए कहा, मुझे बहका दिया था सचिन ने, माफ़ कर दो मुझे। तुम कोई दूध पीती बच्ची नहीं हो जो किसी ने कहा और तुमने मान लिया। नीरज ने क्रोध से चीख कर कहा, तुमने जो किया अपनी मर्जी से किया। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे एक मौका दे दीजिए। रेशमा गिड़गिड़ाई, तुमने मेरे घर को अपनी अय्याशी का अड्डा बना दिया। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता। अपने बेटे की खातिर मुझे माफ़ कर दीजिए। बेटे का ख्याल होता तो ऐसी गिरी हुई हरकत ना करती। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है रेशमा, तुमने बेवफाई की है मुझसे। तुमने प्रेम की, घर की, परिवार की मर्यादा को नष्ट किया है। तुम माफ़ी के योग्य नहीं हो। रेशमा क्षमा मांगती रही। नीरज उसे खरी खोटी सुनाता रहा। तभी बेटा स्कूल से आ गया। पिता को गुस्से से और माँ को रोते देख बेटा रोने लगा। क्या हुआ मम्मी?
पापा आप क्यों गुस्से में हैं? बेटे का चेहरा सामने पड़ते ही नीरज का गुस्सा शांत हो गया। रेशमा ने बेटे को सीने से लगाते हुए कहा, बेटा अपने पापा से कहो मुझे माफ़ कर दें। पत्नी को ना सही माँ को ही माफ़ कर दे। माँ को रोते देख बेटे ने अपने पिता से रोते हुए कहा, पापा मम्मी को माफ़ कर दीजिए। अगर आपका गुस्सा शांत ना हो तो मेरी पिटाई कर दीजिए, मुझे डांट लीजिए। बेटे को रोता देख पिता पिघल गया। रेशमा बेटे को खाना खिलाने ले गई। थोड़ी देर बाद चाय बनाकर पति को दी। नीरज ने कहा, हमारा बेटा हम दोनों के बीच सेतु है। एक छोर पर तुम, दूसरे छोर पर मैं तुम्हें बेटे की खातिर तलाक नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ बेटे को हम दोनों की ज़रूरत है। लेकिन मैं तुम्हारी बेवफाई नहीं भूल सकता। मैं तुम्हारी चरित्रहीनता को चाह कर भी नहीं भूल पाऊंगा। हम एक ही छत के नीचे तो रहेंगे, लेकिन वह प्रेम, वह विश्वास अब संभव नहीं है मेरे लिए। रेशमा फिर से घर को घर बनाने में जुट गई। गुजरते वक्त के साथ मन के भेद मिटे तो सही काफ़ी मात्रा में, लेकिन नीरज के दिल में एक दरार बन गई हमेशा के लिए। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। नई है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं ऐसी नई कहानी से।